मेरा नाम विक्रम है। 12 फरवरी 1985 मेरी दादी गुजर गई थी। 12 फरवरी 1995 मेरी मां गुजर गई और 12 फरवरी 2005 को मेरे पिताजी। सिर्फ मैं ही बचा हूं। आज 11 फरवरी 2015 है। तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं। 3 घंटे के बाद तारीख भी बदल जाएगी और शुरू होंगे मेरे आखिरी 24 घंटे। मुझे याद है दादी की मौत के वक्त मैं तकरीबन 10 साल का था। मरने के 5 दिन पहले से उन्हें कभी मेन डोर के पास तो कभी घर के दरवाजे के पास कोई दिखता, जबकि उनकी नजर इतनी कमजोर थी कि सामने टेबल पे रखा खाना भी उन्हें साफ दिखाई नहीं देता था। उनकी मौत के 3 दिन पहले मैं उनके साथ ही बैठा था। दादी मुझे रोज की तरह कहानियां सुना रही थी। कहानियां सुनाते सुनाते ही वो बीच बीच में कभी अचानक दरवाजे की ओर देखती तो कभी ऐसे ही इधर उधर देखती, जैसे कोई हो जिसे देखकर वो परेशान हुए जा रही थी। कुछ देर ऐसे ही हुआ, फिर मैंने उठकर दरवाजे को बंद किया तो दादी को कहानी सुनाते सुनाते अचानक सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी और हांफते हांफते वो बेहोश हो गई। उस वक्त घर पर सिर्फ मैं और दादी ही थे। मैं उनको जगाने की कोशिश ही करता रहा, लेकिन वो सोई नहीं थी, वो बेहोश थी। मैं दौड़कर पानी लेकर आया, पानी के छींटे आंखों पर मारे और दादी दादी करके चिल्लाया तो वो एकदम से जागी और बोलने लगी, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। मैं पूछता ही रह गया, कौन मार देगी दादी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, वो जो टेबल के पास खड़ी है वो मुझे मार डालेगी। मैंने इधर उधर देखा तो कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, दादी वहां कोई नहीं है। तो दादी मेरी तरफ मुड़ी और उन्होंने कहा, देख, वो टेबल पे रखा ग्लास अपने आप गिरेगा। मैंने उधर देखा तो टेबल पर पड़ा ग्लास वैसे का वैसे ही रखा था। मैंने कहा, दादी ग्लास तो टेबल पर है। मेरी बात खत्म होते के साथ ही एक आवाज सुन के मैं जब टेबल की तरफ वापस पलटा तो देखा वहां अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कांच की ग्लास सचमुच जमीन पर थी। मैं डर के वहां से भागा तो दादी के कमरे का दरवाजा मेरे पीछे से बंद हुआ। माँ पापा के आने के बाद मैंने उन्हें बताया तो उन्हें लगा कि मैं शायद बच जाऊं और मैं अकेले में डर गया था, पर मैं जानता था कि कुछ तो होने वाला है। दादी के कमरे से अगले 2 दिन तक सिर्फ रोने की ही आवाजें आती रही। मुझे बुला के उन्होंने कहानियां भी नहीं सुनाई। तीसरे दिन रोने की आवाज दादी की नहीं, मां पापा की थी, क्योंकि दादी मर चुकी थी और उनकी लाश उसी टेबल के नीचे सिकुड़ी हुई पड़ी थी जहां से वो ग्लास गिरा था। मैं सिर्फ 10 साल का था तब। जब तक 20 का हुआ, जिंदगी को काफी करीब से समझ चुका था। इतना कुछ जिसने बचपन में देखा हो उसका बचपन खो ही जाता है। एक दिन कॉलेज से वापस आकर घर की डोरबेल बजाई तो दरवाजा रोज की तरह खोला नहीं। दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो सबसे पहले दादी का बंद कमरा पड़ता था, जो आज खुला पड़ा था। मैंने कमरे में जो कुछ भी देखा मेरे हाथ से बैग छूट कर गिर गया। जिस टेबल के नीचे दादी की लाश मिली थी, उसी टेबल के ठीक नीचे
आज मेरी माँ अकड़ के बैठी हुई थी। मैंने एक दो बार माँ को आवाज लगाई, माँ माँ माँ, तो माँ जैसे पत्थर बनी हुई थी। मैं डर गया था। माँ के पास गया और माँ को झकझोर कर जोर जोर से चिल्लाता रहा, माँ माँ। तो माँ ने नजर उठाई और कहा, तेरी दादी ने मुझे सब बता दिया है। वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। वो हम सबको मार डालेगी। मेरी माँ ये एक ही लाइन बोलती जा रही थी, वो हमें छोड़ने जैसे वाली नहीं है। और कुछ वो हम हो ही नहीं सबको इस दुनिया मार में। डालेगी। मैंने माँ को कंधों से पकड़ा और उठाकर वहां से बाहर लाने की कोशिश करने लगा, तो ऐसा लगा जैसे माँ का वजन दोगुना हो गया था। किसी तरह माँ को जैसे ही उस टेबल के नीचे से निकाला और लेकर कमरे के बाहर दरवाजे की ओर जाने लगा, तो टेबल के ऊपर रखा ग्लास पता नहीं कैसे गिर के टूट गया। पर कैसे? हम तो इतनी दूर थे और घर में वहां पर उस वक्त और कोई भी नहीं था। ग्लास के टूटते के साथ ही मां जैसे पागल सी हो गई थी। उन्होंने मुझे एक धक्का मारकर बाहर धकेल दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत पापा को ऑफिस में फोन किया, तो अगले 10 मिनटों में पापा भी घर आ गए। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उनके चेहरे पर न डर था, न गुस्सा और न ही कुछ और। बर्फ के जैसा ठंडा था चेहरा उनका। उन्होंने बस इतना कहा, जा अंदर से अगरबत्तियां ले आ। मैं अगरबत्तियां लेकर आया तो देखा पापा फोन पे किसी से कह रहे थे, हाँ वो एसी वाली हो तो बेहतर होगा। उन्होंने फोन रखकर अलमारी से कफन के कपड़े को निकाला और मेरे हाथों पर ला रखा। पापा ने उन्हीं ठंडी आंखों से मुझे देखा और दबी हुई भारी सी आवाज में बोले, मैं दरवाजा तोड़ने जा रहा हूं, अंदर जो भी दिखे डरना मत। और उसके बाद पिताजी ने जोर जोर से मारकर दरवाजे को तोड़ दिया। सचमुच मेरे पापा ने जो कहा था वो सही था। मैं आज तक नहीं भूला जो दिखा था। मेरी मां उसी टेबल के नीचे बैठी टूटे हुए कांच के टुकड़ों को ऐसे चबा के खा रही थी जैसे वो कांच ना हो, कोई खाने की चीज हो। मेरी मां का पूरा मुंह लहूलुहान था। मां हमें देख तो रही थी तो भी हंसते हुए, लेकिन उनकी आंखें रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मां नहीं कोई और हो। मां के एक हाथ में बड़ा सा कांच का टुकड़ा था जो जब तक पापा पहुंचते तब तक अपना काम कर चुका था। मां ने अपने गले की नस को कांच से चीर दिया था। खून का एक जोरदार फव्वारा सा छूटा। मां अगले 2 मिनटों में तड़प तड़प के मर गई। तारीख थी 12 फरवरी 1995। अंतिम संस्कार मेरे पिताजी ने ही किया और मुझे इन सबसे दूर, बहुत दूर रखा। मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ था, लेकिन पापा ने कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। 10 साल के बाद फरवरी 2005 आते आते न जाने क्यों एक अजीब सा डर मेरे अंदर समाने लगा। मैं खुद रह रह कर उस कमरे को चेक करता। रात को कभी हल्का सा खटका भी सुनाई देता तो पूरे घर की बत्तियां जला देता। महीने की 9 तारीख तक पापा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन रात के 12 बजते ही रूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया। पापा हमेशा दरवाजा खुला ही रखते थे। मैंने बहुत देर खटखटाया दरवाजे को और पापा को पुकारा भी, पापा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पापा, मैं
मैं बाहर निकल के गार्डन की खिड़की से अंदर झांका तो देखा पापा के कमरे में दादी के कमरे वाली वो टेबल पड़ी थी और वो उसी के ऊपर बैठे थे और हवा में किसी से बातें कर रहे थे। कभी हंसते तो कभी रोते, लेकिन लगातार बोले जा रहे थे, मुझे माफ कर दो, तुमने सबको तो ले लिया, मेरी मां को ले लिया, ऋतु को भी ले लिया, अब मुझे कुछ हो गया तो विक्रम अकेला पड़ जाएगा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमारा हाल भी तो देखो। तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया ना तुम्हें। मैं बाहर से ही चिल्लाया, पापा पापा पापा। मेरे चिल्लाने से जैसे मेरे पिताजी नींद से जागे हों, एकदम से इधर उधर देखते हुए वो टेबल से नीचे उतरे और जैसे उन्हें पता नहीं कि वो कहां बैठे थे। मैं वापस अंदर घर में आया तो देखा पिताजी गुनगुनाते हुए किचन में चाय बना रहे थे। उसके बाद सारी रात सब कुछ सही रहा। 11 फरवरी रात के 8 बजे थे। मैं पिछले 2 दिन से छुट्टी पे था। किसी भी हालत में मैं कुछ भी होने नहीं दे सकता था। मैं पूरे वक्त पिताजी के साथ ही था। उन्हें खाना खिलाकर मैंने उनके रूम में भेजा और सब ठीक ठाक करके मैं भी उन्हीं के कमरे में गया। आज वहीं सोना था मुझे। पिताजी उठकर बाथरूम में गए थे। मैं कुछ देर तो लेटा रहा, लेकिन जब टाइम बहुत ज्यादा हुआ तो मैंने पापा को आवाज लगाई, पापा पापा पापा। बाथरूम के अंदर से पलटकर कोई आवाज नहीं आई, बस सिवाय फ्लश की आवाज और उसके बाद नल को बंद करने की आवाज। लेकिन दरवाजा खोल के पिताजी मेरे बाहर नहीं आए। मैंने अब दरवाजे को खटखटाना शुरू किया और चिल्लाता गया, लेकिन अंदर से पिताजी की कोई आवाज नहीं आई। मजबूरन मुझे दरवाजे को तोड़ना पड़ा। बाथरूम के अंदर घुसा तो देखा पूरे बाथरूम में एक ही लाइन दीवारों पर लिखी थी, गलती मेरी थी। और मेरे पिताजी बाथरूम में नहीं थे। मैंने देखा तो बाथरूम की खिड़की खुली पड़ी थी। तुरंत बाहर झांका तो देखा पिताजी गार्डन में एक कोने में बैठे पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रहे थे। कमरे से निकलकर मैं धीमे धीमे उनके पास गया तो मुझे देखकर रोने लगे और एकदम से मुझे धक्का मार के दौड़ते दौड़ते गार्डन में एक जगह आकर खड़े हो गए और फिर रोते रोते ही अचानक हाथों से मिट्टी खोदने लगे। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता, इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी उन्होंने। मुझे बार बार धक्के मार मार के दूर फेंक दे रहे थे वो। आखिर में जब थोड़ा गहरा गड्ढा हुआ तो उसी में लेट गए और बोलने लगे, विक्रम अपना ख्याल रखना, मैं तेरे पिताजी को लेकर जा रही हूं। और उसके बाद मेरे पिताजी ने पास ही पड़ी ईंट उठाई और अपने सर पे तब तक मारते रहे जब तक वहीं उनकी जान नहीं निकल गई। मैं विक्रम हूं। हर 10 साल पे 12 फरवरी के दिन मेरे घर पर एक मौत होती है, डरावनी मौत। पहले दादी, फिर मां और उसके बाद पापा। आज 11 फरवरी है। 9 बजने में बस कुछ 2-2.5 घंटे ही बाकी हैं। पता नहीं मेरे लिए क्या है। इन्हीं परेशानियों में उलझा हुआ कब से 3 रातों से सोया नहीं था। पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक जब आंख खोली तो नीचे चहल पहल सी सुनाई दे रही थी। काफी लोग आए हुए थे। करीबन सारे ही रिश्तेदार दिख रहे थे बाहर, लेकिन कुछ अलग था।
ऐसा लग रहा था जैसे सभी मातम में आए थे, लेकिन कोई रो नहीं रहा था। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैं ऊपर अपने कमरे से उतर के उनके बीच से होता हुआ हॉल तक गया, लेकिन सब अपने आप में ही इतने मस्त थे कि किसी ने मुझे देखा ही नहीं। सब लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही हॉल में पहुंचा तो देखा दादी, माँ और पिताजी हॉल के बीचों बीच बैठे एक एक करके सबसे बातें कर रहे हैं। और अभी तक जो मुझे कोई नहीं देख पा रहा था, अचानक सबकी मुस्कुराहट बंद हो गई। सबकी आंखें मेरी ओर घूम गई थी और धीरे धीरे सब मेरे करीब आने लगे और मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनकी उस भीड़ को चीर कर दादी, माँ और पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आज तेरी बारी बचना मुश्किल है। मैं जैसे आसमान से गिरा था। मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। वक्त 9:40 का था। मैं कान खड़े करके बैठा था। कमरे में सुई भी गिरती तो सुन लेता मैं, लेकिन जो आवाज मैंने सुनी वो सुई के गिरने से कहीं ज्यादा थी। किसी टेबल का ड्रॉर खुल और बंद हो रहा था। मैं ढूंढता ढूंढता बाहर निकला तो सुना आवाज दादी के कमरे से ही आ रही थी। एक एक कदम बढ़ाते हुए मैं डर रहा था कि पता नहीं आज की रात मैं कैसे मरूंगा। कमरे का दरवाजा धीमे से खोला तो देखा कमरा जैसे अभी 10 मिनट पहले ही किसी ने साफ किया हो। पूरे कमरे में दादी जो अगरबत्ती जलाती थी उसकी महक भरी पड़ी थी। कमरे की लाइट जल रही थी और वो टेबल जिसके नीचे दादी की लाश मिली थी उसका ड्रॉर खुला था। वहां एक डायरी पड़ी थी। उठाकर डायरी पढ़ी तो पता चला जिसको मैं आज तक मां कहता था वो दरअसल मेरे पापा की दूसरी बीवी थी, यानी मेरी सौतेली मां। डायरी पढ़ के पता चला कि मेरी मां तो मुझे जन्म देने के 1 महीने बाद ही गुजर गई थी, क्योंकि मेरी मां उसी हॉस्पिटल में नर्स थी जहां मैं पैदा हुआ था। और दादी ने दहेज के लालच में पिताजी को खानदान का वारिस मिलने के बाद मां से अलग करवा के पापा की दूसरी शादी करवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मुझे आज पता चला कि मेरी असली मां को ऐसा जहर दिया गया था जिससे पानी की कमी से इंसान मर जाता है। मां के हाथ पैर बांध के उसी टेबल से उन्हें बांध दिया गया था और कुछ ही घंटों में मां गुजर गई। इस वक्त मुझे भी एक औरत टेबल के सामने खड़ी दिखाई दे रही है, पर वो मुझे देखकर रो रही है, मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रही। शायद मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी मां को तकलीफ दी थी उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है।